परीक्षा हुई थी उसके अंदर जो अपना विज्ञान का क्वेश्चन आया था वो हम सोल्व करने जा रहे हैं। अगर 2023 के विज्ञान वाले प्रश्न हो जाएंगे तो अगर 2022 वाले प्रश्नों की तरफ देखिए, आप चाहे 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हो, लेकिन उसमें 6ठी का विज्ञान भी आएगा, 7वीं का विज्ञान भी आएगा और 8वीं का विज्ञान भी आएगा। केवल 8वीं के विज्ञान को पढ़कर आप सोचो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो नहीं। दूसरा कि आपके बहुत से पाठ कटे हुए हैं। अब आपकी किताब में केवल 13 पाठ है, लेकिन यदि आप पुरानी किताब देखोगे तो उसमें 18 पाठ होते थे। तो इसमें कुछ पर्सन ऐसे भी आए हुए होंगे कि जो आपके कटे हुए पाठों में से, तो वो भी आपने खुद ही कवर करने होंगे। तो अगर आपको कहीं से कोई पुरानी किताब मिलती है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलो ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। आपके सामने पेपर खुला हुआ है, इसमें बीच बीच में से क्वेश्चन आए हुए मैंने चेक किया है। पहला क्वेश्चन जो मेरा आया हुआ है 131 में से शुरू होता है कि वन्य जीवन, पौधे और पशु संसाधनों और क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के पारंपरिक जीवन के संरक्षण के लिए एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र जो बड़े एरिया को कवर करता है। वैसे तो देखो, ये जो संरक्षित क्षेत्र है किसके लिए बनाए जाते हैं? ये पेड़ पौधों की रक्षा के लिए और जीव जंतुओं और उनमें रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा के लिए। सबसे छोटा चिड़ियाघर होता है, उससे बड़ा अभ्यारण्य, उससे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और जो सबसे बड़ा जो होता है आपका, वो आपका जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, जैव आरक्षित क्षेत्र के अंदर ही राष्ट्रीय उद्यान होते हैं और उसी के अंदर आपके चिड़ियाघर तो नहीं, अपने अभ्यारण्य होते हैं। तो उसके अंदर आदिवासी भी रहते हैं। आदिवासी अपने पशुओं के लिए चारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी वहां पर मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए जो सबसे बड़ा जो क्षेत्र होगा, सबसे भूमि के सबसे बड़े क्षेत्र को वो हम बायोस्फीयर रिजर्व या संरक्षित जैव मंडल कहेंगे। बाकी चीजें इससे छोटी होती हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका सही उत्तर आएगा वो क्या आएगा? वो आपका बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपका। और जो हम जो पाठ पढ़ रहे हैं उस पाठ में कौन से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात हो रही है? पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात आपकी होती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न हम अगला चलते हैं 132 नंबर प्रश्न की तरफ। कौन सा नक्षत्र, नक्षत्र क्या होता है? उसको तारामंडल भी कहते हैं। ये तारों का ऐसा समूह जो कोई विशेष आकृति का निर्माण करता है रात्रि में, उसे हम नक्षत्र या तारामंडल कहते हैं। तो आपने बहुत सारे तारामंडलों के बारे में सुना होगा, नहीं तो आपके जो पुरानी किताब है उसमें 18वां जो होता है 100 तारे एवं 100 परिवार। तो इन्होंने ये पूछा है कि कौन सा तारामंडल या नक्षत्र शिकारी के भांति जो है प्रतीत होता है। तो जो शिकारी के भांति जो प्रतीत होता है उसका बेटा ओरियन, या इसको ओरायन तारामंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरायन तारामंडल। ओरायन तारामंडल आपको ऐसा नजर आएगा, थोड़ा सा मैं बता दूं, इस प्रकार का होता है। जैसे कि कोई शिकारी बैठा हुआ है, इसका ऐसे तो तारे होते हैं 1 2 3 4, इस प्रकार से इसके अंदर जो 9 तारे होते हैं। तो ये जो आपका शिकारी तारामंडल होता है, या जो आपका जिसको आप ओरायन तारामंडल कहते हैं, एक बैठे हुए हाथ में कोई तलवार या फरसा पकड़े हुए शिकारी की भांति प्रतीत होता है। और आपसे एक प्रश्न है मेरा कि आप ओरायन तारामंडल से आकाश में एक और तारे का पता लगा सकते हैं, वो तारा क्या है? ये आपसे कल या आप थोड़ी देर बाद हाँ, सीरियस तारा, सीरियस तारे का हम पता कर सकते हैं।
आपने क्या करना है, आपने आकाश में जब शिकारी तारामंडल को देखा तो ये उसकी पेटी होती है, पेटी का मतलब बेल्ट। शिकारी क्या होते हैं, उसमें चाकू या गोलियां लगाकर रखता है। तो इसकी पेटी से आपने पूरब की ओर देखना है। जब आप पेटी से पूरब की ओर जाकर देखोगे और वो लाइन जिस तारे पर जाकर मिले वो तारा आपका सीरियस तारा, ठीक है, आकाश में। तो शिकारी तारामंडल के द्वारा हम सीरियस तारे का पता लगा सकते हैं। एक और तारामंडल होता है जो हमें कलछी की भांति प्रतीत होता है, कलछी की भांति इस प्रकार नहीं, इसमें 7 तारे होते हैं, इस प्रकार से कलछी होती है। इसकी वजह इसको हम कहते हैं सप्तर्षि तारामंडल। सप्तर्षि तारामंडल की जो अगले 2 तारे हैं चम्मच के, उससे अगर आप बिल्कुल सीधी रेखा में जाओगे तो ये जिस तारे पर मिलती प्रतीत होती है उसको अपन ध्रुव तारा कहते हैं। तो सप्तर्षि तारामंडल से हम ध्रुव तारे का पता लगा सकते हैं। और शिकारी तारामंडल, इसको ओरायन तारामंडल भी कहते हैं, उससे हम सीरियस तारे का पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी पिंड पर आवेश, आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है, ऋण आवेश। किसी चीज को आवेशित करना हो तो उसको सिर से रगड़ दो। जैसे मान लीजिए पेन है, पेन को अगर आप सिर से रगड़ लेंगे तो पेन आवेशित हो जाएगा। कोई चीज आवेशित कब हम कर सकते हैं, वो सबसे पहली कंडीशन तो ये है उसको आवेशित करने की कि वो विद्युत का चालन नहीं करती। जैसे कि ये आपका जो पेन होता है ये विद्युत का चालन नहीं करता, लेकिन लोहे की छड़ है ये विद्युत का चालन करती है, तांबे की छड़ विद्युत का चालन करती है। तो उसको आप आवेशित नहीं कर सकते क्योंकि आवेश उसको ऊपर रहेगा ही नहीं, तो चल जाएगा आगे के आगे। जिसके ऊपर आवेश ठहरे उसी को आप क्या कर सकते हैं, उसी को हम आवेशित कर सकते हैं। तो आप जैसे पेन है, पेन को सिर से रगड़ोगे तो आपका पेन आवेशित हो जाएगा। फिर आप कागज के छोटे छोटे टुकड़े करोगे तो वो पेन जो है कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, ये क्या पता चलता है कि किसी पिंड पर या किसी वस्तु पर आवेश है, इसका पता हम किस तरीके से कर सकते हैं, गहन से नहीं, प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रदीपन। प्रदीपन भी नहीं, अब 2 ही ऑप्शन है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो है प्रतिकर्षण। कैसे, हमारे पास मान लीजिए ये कोई बीकर है और इस बीकर के ऊपर आपने एक गत्ता रख दिया, ठीक है, और आपने इसमें एक तांबे की तार लटका दी। ये मान लीजिए आपने इसमें तांबे की तार को ऐसे लटका दी। एल्युमिनियम फॉइल देखी है, जिसके ऊपर जिसका इस्तेमाल आप खाने को लपेटने में करते हैं। तो आपने एल्युमिनियम फॉइल की 2 छोटी छोटी पत्ती लेनी है और उसको इसमें इस प्रकार से लटका देना है। हमने 2 एल्युमिनियम की फॉइल की पत्तियों को तांबे की तार से लटका दिया और इसको बीकर में ऐसे लटका दिया गद्दे की सहायता से। इस यंत्र का नाम होता है विद्युतदर्शी। हो सकता है आपके आगे आए विद्युतदर्शी। इसका इस्तेमाल हम किसी वस्तु में आवेश है या नहीं इसकी सहायता से पता कर सकते हैं। आपको कैसे, शुरू में दोनों एल्युमिनियम फॉइल की पत्तियां एक दूसरे के पास पास होगी। आपने क्या करना है, आपने कोई पेन लेना है, जैसे मान लीजिए यही पेन है और इसको मैं सिर से रगड़कर आवेशित कर लूं, तो इस आवेशित पेन को मैं क्या करूंगा, इस आवेशित पेन को मैं इस तांबे की तार के पास लेकर आऊंगा। तांबा का तार क्या होता है, विद्युत का चालन करता है। तो जो भी आवेश इस पेन के ऊपर होगा वो तार के माध्यम से किसमें आ जाएगा, तार के माध्यम से एल्युमिनियम की फॉइल में आ जाएगा। क्योंकि दोनों पर समान आवेश आ गया है
तो दोनों क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे कि प्रतिकर्षण करेंगी? उनमें प्रतिकर्षण होगा, दोनों में समान आवेश होने की वजह से जब प्रतिकर्षण होगा तो दोनों एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। तो जैसी दूर जाती है, हमें दो चीजें सूचना मिली। एक तो ये कि दी गई आपने जो चीज ली थी वो आवेशित हो चुकी है, और दूसरा हमें क्या पता चला कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसीलिए इसका जो सही उत्तर आएगा वो बेटा प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, तो गलती नहीं करनी। किसी पिंड पर आवेश का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मिश्र परीक्षण है? प्रतिकर्षण। और कौन से युक्त का हम इस्तेमाल करते हैं? हम विद्युत परीक्षण। ये आप घर पर नहीं बना सकते, कोई ज्यादा इसके अंदर मुश्किल बात नहीं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 134वें प्रश्न की तरफ। विद्युत परिपथ में, परिपथ का मतलब है ये फिटिंग, ये जो बिजली की फिटिंग होती है हमारी, उसको का परिपथ कहते हैं, जिसमें से विद्युत धारा बहती है, जिसमें स्विच का होना बड़ा जरूरी है, संयोजी तार का होना जरूरी है, और उसमें बल्ब या पंखे का लगवाना जरूरी है। स्विच की सहायता से हम पंखे को या बल्ब को जला या बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? देखिए, फ्यूज क्या होता है, एक सुरक्षात्मक युक्ति है। कई बार ज्यादा बिजली आ जाती है, ज्यादा बिजली आती है और हमारा जो विद्युत उपकरण है वो कम बिजली वाला है, तो वो ज्यादा बिजली क्या करेगी, उस उपकरण को खराब कर देगी। इसके अलावा कई बार हम क्या करते हैं, स्विच एक ही होता है और उसके ऊपर उस स्विच से ज्यादा उपकरण को चलाते हैं, उससे भी हमारी जो तारें हैं वो जो गर्म हो जाती है। गर्म होने से क्या होगा, उनके ऊपर का जो रबड़ है वो पिघल जाएगा, दोनों तारें आपस में संपर्क में आ जाएंगी, जिसको अपन शॉर्ट सर्किट या लघु पसंद के नाम से जानते हैं। तो विद्युत फ्यूज का क्या क्या काम होता है? बिजली बंद होने पर सर्किट तोड़ दे, जब उनमें से बड़ी मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वे टूट जाते हैं। सर्किट को ओवरलोड के कारण जलने से बचाने में उपरोक्त सभी, इसका बेटा उपरोक्त सभी है। हमारे उपकरणों को बचाने के लिए विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, और आजकल एमसीबी का इस्तेमाल करने लगे। विद्युत फ्यूज का स्थान किसने ले लिया है? एमसीबी। ठीक है, एमसीबी में क्या होता है, जब ज्यादा बिजली आती है तो वो अपने आप या ओवरलोड होने पर वो बटन अपने आप नीचे गिर जाता है। फिर आपको पता चल जाता है कि कोई ना कोई समस्या है, या तो दो तारें आपस में जुड़ रही है, या आप हद से ज्यादा बिजली वाले उपकरण से चला रहे हो। तो उन चीजों को देखकर फिर आप कम करते हैं चीजों को और एमसीबी को बाद में ऊपर करते हैं। तो ये सारी चीजें आपके सुरक्षात्मक उपाय है। तो इसका बेटा उपरोक्त सभी आपका उत्तर। ठीक है जी, चलिए 135वां प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या जरूरी है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होता है, उसके लिए जो कच्चा सामान है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। ठीक है, ये कच्चा सामान है। और पौधे क्या करते हैं, क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में इससे ग्लूकोज बनाते हैं, जिसको कार्बोहाइड्रेट भी हम कहते हैं, और साथ में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। अब इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, कौन कौन से ऑप्शन है कि कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण को सही परिभाषित करता है। पहला ऑप्शन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्पादन करने के लिए, भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और पानी बनेगा। आपको लग रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन रहा है, बन तो ग्लूकोज और O2 रहेंगे। और दूसरा ये क्या भी कह रहा है, प्राणी, प्राणी का मतलब हम, हमारे अंदर तो वैसे ही प्रकाश संश्लेषण नहीं होती, तो इसका मतलब पहला आपका गलत है। दूसरा चलते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे ऑक्सीजन ग्लूकोज का उत्पादन करने के लिए सूर्य के प्रकाश का, पानी का और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये इसका सही बेटा उत्तर ये है। अगले हम देख लेते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे और प्राणी तो हो ही नहीं सकते, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे और प्राणी प्रजनन करते हैं, ये भी आपको ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर आपका बी है। ठीक है जी, उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके 7वीं कक्षा का प्रश्न है।
कालमों का मिलान कर सही उत्तर का चुनाव करें। सबसे पहले देखो इस उत्तर को करने का तरीका क्या, आप पहले मिलान कर लो, नहीं तो आपको नंबर जो है गड़बड़ इसमें हो जाएंगे। कि लार ग्रंथि जो हमारे जीभ के नीचे होती है वो कौन सा इसमें से चीज उत्पन्न करती है? नहीं बेटा, लार ग्रंथि एमिलेज जिसको हम कहते हैं, ये एंजाइम होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। तो इसका मतलब ए का मिलान किससे होगा? 2 से। उसका बाद है अग्नाशय ग्रंथि, ये अग्नाशय रस का उत्पन्न करती है। यकृत लिवर होता है वो रस का उत्पादन करता है। और जठर हमारे अमाशय में होता है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका जो सही उत्तर है वो 2, 3, 4 और 1। आप देखो 2, 3, 4, 1 इसमें ऑप्शन है। तो ये बेटा इसका सही उत्तर आपका आएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगला प्रश्न है, कई चिकित्सीय समस्याओं की जांच और ट्रैकिंग के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है। अल्ट्रासाउंड, ये समझिए कि अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल आपका जो पथरी का पता लगाने में करते हैं। अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल जो है, मान लीजिए गर्भाशय में कोई भ्रूण पल रहा है तो उसमें कोई दोष है तो उसका पता लगाने के लिए हम कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियों में भी, मतलब मान लीजिए शरीर के अंदर के अंगों का चित्र लेना है कि हमारा पेट कैसा है, लीवर कैसा है, या हमारी छोटी आंत कैसी है, बड़ी आंत कैसी है, उसके लिए भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल। अल्ट्रासाउंड का मतलब क्या है कि इसमें ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल हो रहा है। इसका इस्तेमाल हो रहा है ध्वनि तरंगों। लेकिन किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल हो रहा है? 3 प्रकार की ध्वनि तरंगें होती है। एक तो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इसको तो हम कहते हैं वो ध्वनि तरंगे जिनको आप सुन सकते हैं, श्रव्य। हमारा जो कान है एक तो इससे कम वाली नहीं सुन सकता और एक इससे ज्यादा वाली नहीं सुन सकता। जो कम वाली होती है उसको हम कहते हैं अवश्रव्य, और जो ज्यादा वाली होती है 20,000 से, उसको कहते हैं पराश्रव्य या पराध्वनि। ठीक है, तो जो अल्ट्रासाउंड का मतलब है पराध्वनि। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर आएगा बेटा वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आपका। इसका इस्तेमाल जो है अल्ट्रासाउंड में किया जाता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो हमें वो सुनाई नहीं देगी क्योंकि हमारा कान को पकड़ नहीं पाएगा। हमारा कान 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि को पकड़ नहीं सकता और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली ध्वनि को नहीं पकड़ सकता। हमारा कान केवल 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। और ये हर्ट्ज क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब कि इस प्रकार से हमारी जो किरणें चल रही हैं, ठीक है, एक सेकंड में किस पॉइंट से कितनी तरंगें गुजरी, इसको आप आवृत्ति दें। मान लो ये पॉइंट अपन निश्चित करें कि किस पॉइंट से, जैसे मान लीजिए इस गेट से 1 सेकंड में कितने बच्चे गुजरे आप गिन लेंगे, वो आवृत्ति हो जाएगी। तो वैसे ही 1 सेकंड में कितनी ध्वनि तरंगें गुजरी। अब एक तरंग, इसको एक तरंग कहते हैं। तो इस तरह की कितनी तरंगें जो गुजरी हैं 1 सेकंड में, वो उसकी आवृत्ति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। ठीक है, याद कर लेना, 22 मार्च को होता है जल दिवस और 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। एक जस्ट उसके 1 महीने बाद आपका पृथ्वी दिवस होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको 22 मार्च आ जाएगा। कीट पक्षी पौधे जो अपने 7वीं कक्षा में पढ़ा है, घटपर्णी जैसे उसका एक उदाहरण है। तो कीट पक्षी पौधे कीटों को खाते हैं, कोई चीज की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए घर जाते हैं। तो जिस भूमि पर, एक तो देखो हमारे यहाँ पर नहीं उगते क्योंकि हमारी भूमि में नाइट्रोजन बहुत है, ये ज्यादातर पहाड़ों पर उगते हैं और पहाड़ों की भूमि के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है।
तो अब उस कमी को पूरा करने के लिए वो कीटों को खाती है। तो कीट नाइट्रोजन क्यों जरूरी है? प्रोटीन के निर्माण के लिए। तो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करेंगे? उन कीटों को खाते हैं। तो इसका दूसरा उत्तर क्या आएगा? कीटों से नहीं बेटा, कीटों से नाइट्रोजन को लेने के लिए, कीटों से नाइट्रोजन को लेने के लिए हम उसको खाते हैं। हवा की गति, कि हवा किस स्पीड से बह रही है, उसको पता लगाने के लिए देखो स्पीडोमीटर का काम होता है स्पीड को मापना। मल्टीमीटर जो बिजली आ रहा है बेटा कि कोई उपकरण खराब है कि कोई बिजली आ रहा है। और दो चीजें रहेगी, तो ओडोमीटर रहेगा, एक स्पीडोमीटर रहेगा। ओडोमीटर में दूरी मापना। अब रहेगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का इस्तेमाल हवा की गति को मापने के लिए, हवा किस गति से आपकी बह रही है, उसकी गति कितनी है। उसके बाद 141वां क्वेश्चन देखिए, ओडोमीटर दे रखा है और स्पीडोमीटर दे रखा है। ओडोमीटर मापेगा दूरी को और स्पीडोमीटर मापेगा चाल को। तो अब इसमें देखो कंफ्यूज कर रखा है। पहली जो बात की गई है वो ओडोमीटर के लिए, और जो बाद में बात की गई है स्पीडोमीटर के लिए। पता कैसे चलेगा? लास्ट में आपको क्रमशः शब्द लिखा होगा। ओडोमीटर और स्पीडोमीटर क्या मापते हैं? वाहन द्वारा तय की गई दूरी और वाहन की गति क्रमशः। ये बिल्कुल सही है। ये आएगा, ये नहीं आएगा। ओडोमीटर दूरी मापता है और स्पीडोमीटर गति या चाल मापता है। बाकी जो भी ऑप्शन है वो आपके गलत है। ठीक है, तो सोच कर ही आपने निशान लगाना है। अब प्राणियों में हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त को शरीर के बाकी हिस्सों में मिलता है? देखिए हमारा जो हृदय होता है 2 मिनट को बेटा इस प्रकार का होता है। इसमें जो है इस प्रकार से ये आपका बायां हिस्सा होता है और ये आपका दायां हिस्सा होता है। बाएं हिस्से को हम लाल रंग से भरते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनित रक्त रहता है। वो रक्त जिसमें ऑक्सीजन हो वो ऑक्सीजन रक्त होता है, अपने साथ में पढ़ा भी है। और दूसरा नीला रंग होता है जिसमें भी ऑक्सीजनित रक्त आपका रहता है। तो आपका जो उत्तर बोलता है कि इसको सबसे पहले हमेशा चाहे ऑक्सीजनित रक्त हो चाहे आपका भी ऑक्सीजन में, हमेशा सबसे पहले कौन अलिंद में आता है, बाद में नीले में जाता है। चाहे बाएं की बात, बाएं हिस्से की बात करो चाहे दाएं हिस्से की बात करो, तो सबसे पहले आपका किस में आएगा? अलिंद में। और कौन से लिंग में लाल बढ़ाता है? बाएं लिंग में। तो ये पूछा जाता है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में पंप करता आया तो अलिंद में, लेकिन पंप किससे होगा? नीले से। और कौन सा नीले? लाल कौन भेजेगा? क्योंकि वो लाल है। तो बायां वाला हिस्से का जो नीचे का पोर्शन होता है वो अलिंद नीले कहलाता है। आया अलिंद से जाएगा नीले से, तो इसका जो सही उत्तर है वो अपना बाया नीले होगा। और जो है बाया नीले। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी लोलक का आवर्तकाल हमेशा समान रहता है। इसका मतलब क्या बताते हैं। आपने क्या करना है? आपने एक पत्थर, कांच की गोली या धातु का घोड़ा लेना है और उसको धागे से लटका देना है। पेंडुलम घड़ी में भी यही नियम काम करता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है? उसको एक इस घोड़े को एक तरफ जाकर छोड़ दो, लटकाकर, वो आपका इस प्रकार से गति करता है। ये नियम क्या कहता है कि इसकी लंबाई चाहे छोटी कर दो, इसकी लंबाई चाहे बड़ी कर दो, ये बराबर समय एक दोलन पूरा करने में उतना ही समय लगेगा। अब एक दोलन कब पूरा होगा? तो पहले ही आ गया, फिर आया और फिर वापस बीच में आया। बीच में से शुरू करके
फिर वापस बीच में आ जाता है, तब आपका एक दोलन पूरा होगा। तो एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो ये क्या कहता है कि किसी दोलक का या पेंडुलम का आवर्तकाल हमेशा समान रहता है, चाहे उसकी लंबाई छोटी ले लो चाहे उसकी लंबाई बड़ी ले लो। तो ये बात गैलीलियो गैलीली ने ही पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया था। ठीक है, तो इसका सिर्फ रहेगा गैलीलियो गैलीली, इसका नाम गैलीलियो गैलीली। चलिए उसके बाद ये बिल्कुल 144वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप खाद डालते हैं जैसे यूरिया वगैरह जो भी है, ताकि पौधे क्या कर सके, मिट्टी से नाइट्रोजन को अवशोषित कर सके। तो वो नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किसके रूप में बेटा? नाइट्रेट के रूप में। हमेशा रखना कि पौधे को जो भी अपन खाद वगैरह डालते हैं वो पहले उसको किसमें पड़ेगा? नाइट्रेट में। उसके बाद ही वो उसको अवशोषित कर पाएगा, वरना पौधा नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। 145वां प्रश्न देखिए। बिल्कुल आसान सा है कि कोई रेलगाड़ी दिल्ली से चली 6 बजे, सुबह के 6 बजे, और सुबह के 10 बजे वो अम्बाड़ा पहुंच गई, तो 4 घंटा हो गया। 6 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, तो समय तो हो गया अपना कितना? 4 घंटे, 4 आवर। और उसकी जो चाल है या गति है वो कितनी तरह की है? 7। तो दूरी को अगर आप याद करना चाहते हो तो चाल और समय को मल्टीप्लाई करो। जब चाल और समय को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? बोलो 240 किलो। तो इसका जो सही उत्तर आएगा, दूरी निकालने का सूत्र होता है 4 गुणा में समय, 4 गुणा में समय। ठीक है, उससे हमारी दूरी निकलेगी। अगला प्रश्न 146वां, संपर्क बल क्या? ऐसा बल जो तभी काम करेगा जब वो वस्तु के संपर्क में। जैसे मान लीजिए आप वस्तु को धक्का देना चाहती है, तो आप जब तक उसके संपर्क में नहीं आएंगे वस्तु को धक्का नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन कुछ बल ऐसे भी होते हैं वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाए बिना भी वो अपना कार्य करते हैं, उनको आप संपर्क बल कहते हैं। तो सबसे पहले हमें पता चलेगा कि कौन सा संपर्क बल होता है, कौन सा आपका असंपर्क बल होता है। आपके आगे वाली कक्षा में आएगा या चैप्टर में आएगा। संपर्क जो तभी अपना प्रभाव दिखाते हैं जब वस्तु उनके संपर्क में। जैसे कोई मान लो कोई बच्चा है, आप हवा में कहेंगे तो उसको चढ़ना क्यों लगेगा? जब तक हमारा हाथ उसके गाल को नहीं छुएगा तब तक जो है आपका नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो इसमें घर्षण, मान लीजिए घर्षण कब लगेगा? जब आप उसको सरकाओगे तो हमारे हाथ ने उस वस्तु को छुआ ना, तभी तो उसका वो घसीट पाएंगे। तो घर्षण बल संपर्क बल का उदाहरण है। लेकिन चुंबकीय बल, दो चुंबक अगर एक दूसरे से दूर हो तो भी वो या तो उनमें आकर्षण होता है या उनमें प्रतिकर्षण होता है। तो बिना संपर्क में आए भी चुंबकीय बल आपस में काम करते हैं, तो वो असंपर्क बल का उदाहरण होता है। स्थिर वैद्युत बल, जैसे मान लीजिए आपने पेन को रगड़कर आवेशित किया और उसके बाद आप दूर से अगर कागज के पास लाते तो कागज उछल कर इसके ऊपर चिपक जाती है। तो स्थिर वैद्युत बल भी असंपर्क बल का आपका उदाहरण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल, कोई मान लीजिए कोई ऊपर से कूदता है तो वापस नीचे ही आता है, तो वो भी आपका क्या है? असंपर्क बल का उदाहरण है। तो केवल इसमें घर्षण बल एक ऐसा है जो तभी काम करेगा जब वस्तु के संपर्क में हो, तब वो अपना प्रभाव। इसके अलावा पेशीय बल है। जैसे मान लीजिए अगर आप बैल को छकड़े से नहीं बांधोगे तो बैल जो आपके छकड़े को कोई खींचेगा, तो आपको छकड़ा बैल से बांधना पड़ेगा ना, तो वो भी पेशीय बल हो गया, घर्षण बल हो गया। छकड़ा होता है बेटा बड़द गाड़ी, तो जब तक आप उसको जोत से नहीं जोड़ोगे तब तक जो है वो बैल आपका या जो ऊंट है वो उस गाड़ी को नहीं खींच सकता। तो ये दोनों के आपके पेशीय बल, घर्षण बल, संपर्क बल के उदाहरण होते हैं। जबकि चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल
और गुरुत्वाकर्षण बल ये एस संपर्क बल के उदाहरण अपना प्रभाव तब भी दिखाते हैं जब वस्तु संपर्क में ना हो। अगला देखिए, पौधे जिनका डीएनए, डीएनए मतलब गुणसूत्र जो हमें माता पिता से प्राप्त होते हैं, ये पेड़ पौधों में भी होते हैं, जीव जंतुओं में भी होते हैं। पौधे जिनका डीएनए आनुवंशिक इंजीनियरिंग की विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके संशोधित किया गया है, वे किस प्रकार की फसलें खाती है? जीएम फसलें। जीएम फसलें, जीएम फसलें का पूरा नाम अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, जेनेटिकली मॉडिफाइड या आनुवांशिकीय रूपांतरित। हिंदी में क्या लिखोगे? आनुवांशिकीय रूपांतरित। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड या आनुवांशिकीय रूपांतरित फसलें, ठीक है, जिनके गुणसूत्रों में बदलाव किया गया और नई फसलें तैयार की गई है, उसको आप आनुवांशिकीय रूपांतरित फसल के नाम से। अगला प्रश्न देखो, इससे इस चित्र से क्लियर हो जाएगा कि ये आपका श्वसन तंत्र का चित्र है। अभी श्वसन तंत्र के चित्र में पूछ रहा है कि जो बी का क्या काम है? बी क्या? हमारे फेफड़े। तो फेफड़े क्या काम करते हैं? गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, इसलिए जो उसका सही उत्तर होगा वो गैसों का आदान प्रदान होगा, क्योंकि फेफड़ों से कोई ध्वनि नहीं निकलती, ना कोई गंध होती, ना कोई दुर्गंध होती। फेफड़ों का काम गैसों का आदान प्रदान। अगला देखिए, ये अपना चैप्टर चल भी रहा था, ऐसे जटिल परिवर्तन या ऐसा उग्र परिवर्तन जिसके द्वारा कोई लार्वा बेशक में परिवर्तित होता है, उसको आप क्या कहते हैं? उसको हम कायांतरण कहते हैं। या यहाँ पर जो नया शब्द है काया, किसमें आया हुआ है? काया पलट में आया हुआ है, तो इसका यही कायांतरण, पूरा रूप बदल जाना, जिसमें जो है शिशु अपने वयस्क जैसा नहीं दिखाई देता। जैसे कि आपको बताया था टेडपोल का मेंढक में, वयस्क मेंढक में बदलना, या कैटरपिलर का तितली में बदलना, तो इसमें उनका पूरा रूप बदल जाता है। इसको आपका कायांतरण या काया पलट के नाम से जानते हैं। तो इसका बेटा काया पलट आएगा, या इसको आपका कायांतरण भी लिखा हुआ इसका आपका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार दरवाजों के कब्जों पर, जैसे मान लीजिए ये अपने कब्जे होते हैं यहाँ पर लगे हुए, तो कई बार बहुत ज्यादा आवाज करते हैं। क्यों? क्योंकि घर्षण बढ़ जाता है। जंग लग गया, जंग लगने से घर्षण बढ़ जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको घर्षण कम करना पड़ेगा। और घर्षण कम करने के लिए चिकने पदार्थ जैसे तेल है, उनको हम स्नेहक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेहक। घर्षण कम करने वाले पदार्थ स्नेहक कहलाते हैं। घर्षण कम करने वाले पदार्थ स्नेहक कहलाते हैं। तो इसमें कोई बच्चों तो क्या होगा? कई बार दरवाजों के कब्जों में तेल लगाने की सलाह मिलती है, ऐसा करने से कम होगा, घर्षण आपका कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तेल किसका काम कर रहा है? स्नेहक का काम कर रहा है। तो इसका उत्तर बेटा। अब ये कुछ क्वेश्चन जो है आपके उसके आ गए हैं, एसएस के इनको छोड़ते हैं, अगले पे चलते हैं। करना इसको आगे तो जो हमारे इसके अंदर साइंस के आगे जो क्वेश्चन आए हुए बीच में एसएस के बाहर, उनको लेते हैं। 162वां क्वेश्चन देखिए आप जो है, ऐसे दो कारक जिनके द्वारा लोहे को जंग लग सकती है। दो चीजें होती हैं, एक तो वायु और नमी। वायु में ऑक्सीजन होती है और नमी में पानी होता है। तो जब तक जल और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, लोहे को जंग नहीं लग सकती। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑक्सीजन और जल है। ये दोनों ही जरूरी हैं लोहे को जंग लगने के लिए, ऑक्सीजन और जल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तल दर्पण हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण जो होता है, देखो ये तो होता है आपका अवतल दर्पण,
इसको अवतल दर्पण क्यों कहते हैं? देखिए इसकी दो सतह, एक तो है पॉलिश की गई सतह जिसको आपने लाइन खींच रखी, इसमें पॉलिश की हुई, और जो दूसरी सतह होती है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, प्रतिबिंब देखते हो, उसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धसा हो, ऐसे हो, छूकर देखो तो उसको आपका अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये आपका अवतल दर्पण। और दूसरा जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, जैसे कि जो आप मोटरसाइकिल देखते हो, जो गाड़ी देखते हो, उनका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, ठीक है, तो इसको आप उत्तल दर्पण कहते हैं। प्रश्न ये क्या पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है? इसका जो बड़ा उत्तर आएगा वो आएगा आपका आभासी प्रतिबिंब। बेटा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जो मैंने कह दिया वो 100% राइट है। आपका मन करे वो उत्तल दर्पण बनाता है आभासी और अवतल दर्पण बनाता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ड्राइवर वाली सीट होती है जिससे वो पीछे के वाहनों को देखता है, उसमें उत्तल दर्पण का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तो ये आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। आभासी प्रतिबिंब को आप कभी कागज पर प्राप्त नहीं कर सकते, हम हमेशा उसको शीशे में देख सकते हैं। और उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधे बनाता है। ड्राइवर को वो चीजें सीधी दिखेगी। आभासी बनाता है, सीधे बनाता है और छोटे बनाता है। तीन चीजें नोट कर लेना। उत्तल दर्पण कैसे कैसे बनाता है प्रतिबिंब? आभासी, सीधे और छोटे। ये नोट कर लेना। जो उत्तल दर्पण होता है वो आभासी, सीधे और छोटे प्रतिबिंब बनाता है। अवतल की बात करें तो वास्तविक, उल्टे तथा बड़े, ठीक है, ताकि आपका कोई बदल के आ जाए प्रश्न जो है। उत्तल दर्पण, उत्तल का मतलब उभरा हुआ, उत्तल का मतलब उभरा हुआ, अवतल का मतलब धसा हुआ। तो उत्तल दर्पण आभासी, सीधे और छोटे प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अवतल दर्पण वास्तविक, उल्टे और बड़े। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जल विद्युत का कुचालक है? मतलब शुद्ध जल होगा वो कुचालक होगा, उसमें से बिजली नहीं गुजर सकती। तो कुएं का जल तो बड़ा खारा होता है, उसमें बहुत सारे लवण घुले होते हैं। नल के जल में भी कई बार स्वाद बड़ा अजीब सा होता है। तालाब के जल में भी बहुत सारे लवण घुले होते हैं। आशुद्ध जल या अशुद्ध जल या डिस्टिल वाटर, आशुद्ध जल, आशुद्ध जल और डिस्टिल वाटर, इसमें किसी भी प्रकार के लवण घुले हुए नहीं होते। जो बोतलबंद पानी होता है डिस्टिल वाटर, आपने देखा होगा का, तो वो विद्युत का कुचालक होता है, उसमें से बिजली आगे नहीं गुजर सकती, ठीक है। उसके बाद 167वां प्रश्न करते हैं, क्योंकि बीच में आपके एसएससी आ गए। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, सीएफएल। सीएफएल आजकल तो एलईडी आ गई है, पहले सीएफएल ऐसे से होते थे, उसमें इस प्रकार की ट्यूबें, छोटी छोटी ट्यूबें लगी होती थी, ऐसे करके, ठीक है। अभी भी बहुत सारे घरों में सीएफएल के बल्ब लगे होते हैं। तो सीएफएल के अंदर ऐसा क्या गड़ा हुआ होता है? टंगस्टन फिलामेंट। तो जो अपने 10 रुपये के बल्ब आते हैं उसमें होता है, कांच वाले जो बल्ब होते हैं उनमें इस प्रकार का फिलामेंट होता है। इसका जो सही उत्तर आएगा वो पारे के वाशक, पारा मरकरी, मरकरी के वाशक होते हैं, मरकरी के वेपर होते हैं। तो इसका सही उत्तर आपको मरकरी के वाशक या पारे के वाशक बेटा सीएफएल में। तभी तो सीएफएल बंद कर दिए गए, क्योंकि इसमें जो तो मरकरी के वाशक बाहर निकलते हैं और वो हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियों को कारण बन सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ये आपके 7वें का प्रश्न है। कोमल के छोटे भाई ने रोते हुए माता जी को बताया कि उसे लाल चींटियों ने काट लिया है, क्योंकि लाल चींटियों ने उसकी त्वचा में फार्मी कमल डाल दिया।
और उसको उदासीन करने के लिए हमें कैलामाइन का विलयन लगाना पड़ेगा। जब वो उदासीन हो जाएगा तो दर्द बंद हो जाएगा। तो वो पूछना चाहता था कि किस प्रकार का उदाहरण है उदासीन करने का उदाहरण। तो दो चीजें आपने सीखी कि एक तो जब लाल चींटी काटती है तो वो फार्मिक अमल छोड़ती है त्वचा में, जिसकी वजह से आपको दर्द होता है। उस अमल को उदासीन करने के लिए हमें क्षार डालना पड़ेगा। तो कैलामाइन विलयन वो क्षार का काम करता है। और अमल और क्षार के बीच में जो अभिक्रिया होती है उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो उदासीनीकरण। उसके बाद हम आते हैं 176वें प्रश्न पर या 175वां रहेगा हमारा। अलका ने देखा कि उनके विज्ञान के अध्यापक ने गलती से लोहे के डिब्बे में, डिब्बा किसका लेना है आपने? लोहे का। मान लीजिए कि आपके पास लोहे का डिब्बा है इस प्रकार से, ठीक है, और उस लोहे के डिब्बे में नीले तोते का विलयन। अब ये नीला तोता क्या होता है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को नीला तोता कहा जाता है। इसका रंग नीला होता है पानी में घोलोगे तो क्या हुआ कि अध्यापक ने गलती से लोहे के डिब्बे में किसका विलयन डाल दिया? कॉपर सल्फेट का नीला विलयन डाल दिया। ठीक है, ये करके भी देखेंगे हम कल। जो है एक लोहे का डिब्बा लेना छोटा सा जो होता है, और उसमें जब थोड़े समय के बाद यह देखने में आया कि उसका रंग नीले से हरा हो गया। अब वो हरे रंग का पदार्थ क्या है इन्होंने पूछा। देखो डब्बा किसका था? लोहे का। लोहे का प्रतीक बेटा Fe होता है, समझ लो। और उसमें आपने डाल दिया कॉपर सल्फेट जो कि नीले रंग का विलयन है। धीरे धीरे क्या होगा? ये हरा हो, इसका मतलब कोई अभिक्रिया होगी। उस अभिक्रिया ने क्या किया? जो लोहा था, जैसे ही आप उसको कॉपर सल्फेट के विलयन के संपर्क में रखोगे, लोहा कहता है मेरी अभिक्रियाशीलता तांबे से ज्यादा है, तो मैं विलयन में जाऊंगा। और विलयन में तब जा पाएगा जब कॉपर बाहर निकलेगा। तो लोहा जाता है कॉपर सल्फेट के पास, कॉपर को बाहर निकाल देता है और खुद विलयन में चला जाता है। तो इसका निर्माण होता है FeSO4 का निर्माण होता है, और इसका रंग बेटा हरा। फिर सल्फेट हरे रंग का होता है, कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो बेटा आएगा आयरन सल्फेट या फिर लोहे का लवण बन गया। पहले कॉपर का लवण था और अब किसका लवण बन गया? लोहे का लवण, जिसको आयरन सल्फेट कहते हैं। और इसी की वजह से उसका रंग कैसा हो गया? आपका हरा हो गया। अब आप अगरबत्ती को जल्दी जलाना है तो आपको पता है कि सबसे जो बाहरी हिस्सा होता है वो नीला होता है, फिर संतरी, फिर पीला, फिर काला। सबसे गर्म भाग नीला होता है। तो आप बताओ कि किस भाग का इस्तेमाल किया जाएगा? नीले का। नीला भाग है पूर्ण दहन का बाह्य भाग। तो पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र है, तो इसका उत्तर बेटा आपका A आएगा। उसके बाद देखिए, रमा को खाने में परांठा और मीठा दही बहुत पसंद है, ठीक है, परंतु दही का स्वाद खट्टा होता है। कई दिन पुराना दही हो भी खट्टा हो जाता है, तो जो बिल्कुल भी उसको अच्छा नहीं लगता। ऐसी क्या चीज का निर्माण हो रहा है जो उसको खट्टा कर रहा है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपका लैक्टिक एसिड। लस्सी में टार्ट्रिक अम्ल होता है, इमली में, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, और नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है। तो इसका सही उत्तर बेटा लैक्टिक अम्ल आएगा। सर अम्लों का राजा कौन होता है सर? सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक अम्ल। अगला देखते हैं 179वां, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन
कब होता है? जब नया पदार्थ बनता है। जब नया पदार्थ बने तो रासायनिक परिवर्तन, जब नया पदार्थ न बने, केवल रूप पलटे, या ठोस हो, द्रव हो गयो, द्रव गैस हो गयो, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। तो आपने ये देखना है कि इसमें नया पदार्थ बन रहा है। केक बनाते हुए बर्फ पिघलने पर, बर्फ पिघली तो ये तो पानी, कांच टूटा रहा तो कांच ही, चीनी का घोल बना तो नहीं तो चीनी ना, पानी को उड़ा दो चीनी वापस आ जाएगी, क्या स्ट्रीम पानी हो। तो केक जब बनती है या खाना जब पकता है तो आपको गर्म करना पड़ता है, तब जाके कोई चीज बनती है। तो केक बनाते हुए आपका रासायनिक परिवर्तन होगा, नया पदार्थ बनेगा तो उसका स्वाद बदल जाएगा, स्वाद बदल जाए, गंध बदल जाए, रंग बदल जाए, ये किसकी पहचान होती है? आपके रासायनिक परिवर्तन की पहचान होती है। तो केक बनेगा तो स्वाद बदल जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर है वो आपका आगे